हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लिक इन्फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम दो नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर में हम बेसिक पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करते आ गए हैं। यह है हमारा पार्ट 5 जो बेसिक रहेगा थर्मोडायनामिक्स का, और ये लास्ट पार्ट है थर्मोडायनामिक्स के बेसिक डेफिनेशन का। बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास में सिर्फ दो ही डेफिनेशन बची है। पहला है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब ये पहले में ही आएगा, है ना। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये दो नहीं है, फंक्शंस बचे हैं। थर्मोडायनामिक्स के दो फंक्शंस होते हैं, पहला होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। और दूसरी जो डेफिनेशन बची है ना, वो मैंने आपको कहा था कि हम इसके बाद के, यानी इसके पहले जो वीडियो हमने पढ़ा ना, उसके लास्ट में मैंने आपको बोला था कि इसके बाद की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा वर्क के यूनिट्स का बेसिक डेफिनेशन। थोड़े बहुत कन्वर्जन्स है, उसको देखेंगे आज, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल में और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। अब बेसिक डेफिनेशन में जो सबसे पहला है उसका नाम क्या है? स्टेट फंक्शन। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टेट बोर्ड स्पेशली MST CET ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। तो सबसे पहले ना हम स्टेट फंक्शन को जान लेते हैं, ये एक्चुअली है क्या। स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप पे डिपेंड है ना। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में आप? स्टेट फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप। ऐसा फंक्शन जो इनिशियल स्टेप पे डिपेंड करता हो और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता हो। ऐसा क्या हो सकता है, देखते हैं। अब मान के चलिए प्रेशर। अब मैंने एक सिस्टम में हीट एनर्जी को सप्लाई किया, तो हो सकता है वो सिस्टम में हीट जाने के बाद में प्रेशर बढ़ गया होगा। तो जो पहला प्रेशर था वो P1 लिखे हमने, और जो दूसरा प्रेशर रहेगा वो रहेगा P2। तो प्रेशर ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कहती है थर्मोडायनामिक्स में कि सबसे पहले तो आप मुझे इनिशियली कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना है, आफ्टर सर्टेन चेंजेस फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करिए। प्रेशर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट नहीं करने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली सप्लाई हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, यूनिफॉर्मली सप्लाई होगी जरूरी नहीं। तो प्रेशर ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप पे निर्भर करती है। इसका रास्ते के साथ में, इस पाथ के साथ में, या फिर थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। सो स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से, एंट्रोपी है एंड ऑल। अब जैसे आप पढ़ने के हो तो आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी हम दूसरा डेफिनेशन पढ़ने के हैं, पर इतना याद रखिए, ये एग्जांपल्स बेसिकली आप याद रखिए, इनको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या? स्टेट फंक्शन। द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज नोन एज स्टेट फंक्शन। बस इतना ही लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। मान के चलिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कहते हैं उसे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। ये हुआ आपका स्टेट फंक्शन। अब जरा हम देखते हैं दूसरा, ये होता है पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन का मतलब क्या? सिंपल है, स्टेट फंक्शन का अपोजिट। स्टेट फंक्शन इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन इनिशियल स्टेप, फाइनल स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पाथ पे। जिस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, सो थ्रू आउट द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो भी चेंजेस होंगे, वो क्वांटिटी को हम कहते हैं, जिस क्वांटिटी में जो चेंजेस होंगे उस क्वांटिटी को हम कहेंगे पाथ फंक्शन। अब एग्जांपल कैसे याद रखा जाए, इसका सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। ये जैसे हम JEE नीट में पढ़ाते हैं, इसमें क्या करना है आपको, याद क्या रखना है? सिर्फ दो ही चीजें, हीट एंड वर्क। पूरे थर्मोडायनामिक्स में हीट और वर्क स्टेट बोर्ड के लिए ही याद रखिए, ठीक है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में हीट और वर्क ये दो ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पाथ फंक्शन है। इसीलिए हीट और वर्क में
चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो द पाथ फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ द प्रोसेस एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप। सिंपल, राइट, ओके, ठीक है। स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन, द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज नोन एज स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सेट्रा। What is meant by path function? The function which depends upon path of the process and does not depend upon initial step and final step. For example, heat and work. The two quantities are path function. These two quantities are path functions. ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जरूरी नहीं आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों एक साथ पूछा जाए। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क के लिए एक तो पाथ फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन पूछा जाएगा, तो 2 मार्क के लिए कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा किसी और चैप्टर का। कॉम्बिनेशंस ऐसे ही आएंगे, तो आपको हर एक डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है। पता नहीं कौन सा सवाल आपके सामने कैसे परोसा जाएगा, बस आप तैयार रहे, ठीक है। बट डोंट वरी, मेरे चैनल में है तो आपका ये हो जाएगा, आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये तो उतना कुछ खास टफ नहीं था, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बस याद रखिए क्या, हीट एंड वर्क, बस ये 2 ही ऐसी चीजें हैं जो पाथ फंक्शन है। इनको छोड़ के जो भी आपके नजर के सामने आएगा ना, सीधा सीधा बोल देना ये स्टेट फंक्शन है, हीट वर्क छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट हीट एंड वर्क, ऑल रेस्ट अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर स्टेट फंक्शंस। ओनली हीट एंड वर्क ये पाथ फंक्शन है। डिटेल में जानेंगे जेडब्ल्यू नीट के टॉपिक्स में। स्टेट बोर्ड के लिए जितना आपको नॉलेज चाहिए ना, उतना तो पूरा मिल जाएगा। अब उसके बाद में यूनिट्स ऑफ वर्क। अब वर्क डन के यूनिट पढ़ने की जरूरत है क्या? आपको तो पता है वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं, पर नहीं, थर्मोडायनामिक्स में यूनिट्स के मेजरमेंट्स भी दिए हैं, कन्वर्जन्स भी दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशंस, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, और याद रखनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, वर्क डन का सबसे पहला यूनिट जानते हैं आप कौन है? अर्ग। क्यों मैंने सबसे पहले अर्ग लिया बताता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने अर्ग लिया, ठीक है। अभी इसको याद रखिएगा, थोड़ा साइड में रखते हैं। अब अर्ग, अब इसका डेफिनेशन तैयार करना है। चलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं डेफिनेशन तैयार करने का। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? डायन। देखिए इसको पर्सनली ना लीजिए, ठीक है, हाँ, वो यूनिट वैसा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डायन ये फोर्स का यूनिट, और ये दोनों यूनिट करेक्ट सीजीएस सिस्टम में। इसीलिए पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? अर्ग इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। समझिए स्टूडेंट्स, अर्ग ये सीजीएस यूनिट है वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन लिख देता हूं मैं। अब देखिए डेफिनेशन तैयार कैसे किया जाता है। फॉर्मूला याद है? बहुत आसान है, 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे होंगे। 1 डायन 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या लिखा मैंने? 1 डायन 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको चेंज कर देता ना तो आप 11th स्टैंडर्ड समझेंगे इसे। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन है। सो 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए डेफिनेशन में कैसे इसको ढालते हैं। वर्क हुआ कब हुआ? जब 1 डायन का फोर्स अप्लाई हुआ। अब 1 डायन का फोर्स अप्लाई किस पे करेंगे आप? जाहिर सी बात है, आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर में गैस फिल किए, फिर पिस्टन लगाया, पिस्टन को सील्ड किया, उसके बाद में अंदर में सिस्टम के अंदर में जो फोर्स लगाया वो अपोजिंग फोर्स है, और वही अपोजिंग फोर्स आपका वर्क डन वाला है। अब 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, ऑब्वियसली कौन डिस्प्लेस होगा? पिस्टन, है ना। अब पिस्टन जो डिस्प्लेस होगा तो वो पिस्टन डिस्प्लेस कब होगा? जब आप 1 डायन का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो बस यही तो बोलना है ना इंग्लिश में। अर्ग इज द वर्क डन। अर्ग ये एक प्रकार का वर्क ही है ना। सो अर्ग इज द वर्क डन। पर ये वर्क कब हुआ? अर्ग ये वर्क कब हुआ? जब 1 डायन का फोर्स पिस्टन के ऊपर में अप्लाई किया गया, तब जाके पिस्टन 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुआ। आसान है, ठीक है। अब इसको ना इंग्लिश में कन्वर्ट करते, देखिए कैसे। तरीका मेरा आपको पहले से यही एक ही इंटेंशन रहा है, आप ना इसको सीखिए, पढ़िए मत। केमिस्ट्री को पढ़िए मत, सीखिए। लॉजिक, कॉमन सेंस दोनों अप्लाई करिए। नॉलेज बहुत
मायने नहीं रखता केमिस्ट्री में, बस लॉजिक कॉमन सेंस बहुत बहुत हो जाएगा, हमने तो वैसे ही पढ़े। अर्ग इज द वर्क डन व्हेन वन डायन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 सेंटीमीटर, विल मूव थ्रू यानी वहां से गुजरेगा, कितना, 1 सेंटीमीटर से गुजरेगा, या फिर 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा पुश किया जाएगा। डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं, अर्ग इज द वर्क डन व्हेन वन डायन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, यह है अर्ग का डेफिनेशन। अब आपको अर्ग का डेफिनेशन आ गया तो फिर इसके बाद के यूनिट का डेफिनेशन बहुत ही आसान रहेगा। आप फिलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। सो अर्ग इज द वर्क डन, अर्ग इज द वर्क डन व्हेन वन डायन फोर्स is applied on the piston so that a piston will move through how much 1 सेंटीमीटर। अब मूव यानी डिस्प्लेसमेंटिंग हो जाएगा, तो इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आसान है। डेफिनेशन क्या है? अर्ग इज द वर्क डन व्हेन वन डायन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 सेंटीमीटर। अर्ग का डेफिनेशन याद करिए, इसके बाद का डेफिनेशन अपने आप आ जाएगा। चेंजेस देखिए क्या है। दूसरा डेफिनेशन क्या है? ये दूसरा डेफिनेशन है आपका जूल। ये अर्ग, जूल, कैलोरी, ये सब ना साइंटिस्ट के नाम है, याद रखिएगा। अब जूल जो है ना, ये थोड़ा सा अभी इसमें मैं काम करूँ, आप एक काम करिए ना, ये बेहतर नहीं रहेगा। आप इसको लिख लीजिए पहले, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा पढ़ते हैं ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए, फिर देखते हैं हम अभी दूसरा डेफिनेशन, ठीक है। अब ये पहला हो गया अर्ग, याद है ना, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन आएगा कौन सा? जूल। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया जूल, ठीक है। अब अर्ग में कुछ कन्वर्जन मैंने नहीं लिख कर दिए क्योंकि नहीं है, जो है पता चल जाएंगे। अब जूल में W इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या रहेगा जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जूल इज ए SI यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल क्या है? SI यूनिट है, किसका? वर्क डन का, ठीक है। तो SI यूनिट अगर है तो फोर्स का SI यूनिट क्या आएगा? बोलिए, न्यूटन। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, वो प्रेशर का है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रहेगा मीटर। 1 न्यूटन 1 मीटर। अब आप थोड़ा सा ना अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। अर्ग का डेफिनेशन आपने लिखा अभी, देखिए उसको अच्छे से। क्या लिखा आपने? अर्ग इज डिफाइंड एज इट इज द वर्क डन व्हेन वन डायन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन। ऐसा लिखा है ना, तो वो 1 डायन को ना आप अंडरलाइन करिए, बस उसको चेंज करना है, जूल का डेफिनेशन बन जाएगा। और 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिखना पड़ेगा, तो उसको भी अंडरलाइन करिए, 1 सेंटीमीटर को बस इतना चेंज करना है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 मीटर। यानी मैं जब पिस्टन के ऊपर में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं ताकि वो 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए। जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो मैं कहूंगा यार ये 1 जूल का वर्क हो गया, है ना, ठीक है। डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूं मैं, क्या आएगा डेफिनेशन? जूल इज ए वर्क डन। हालांकि लिख कर देने की जरूरत तो नहीं है, आप बना सकते हैं, पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता। जूल इज ए वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on the piston so that a piston will move through 1
हाउ मच 1 मीटर। समझे स्टूडेंट्स, आसान है ना। सो जूल इज a SI यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 मीटर। बहुत आसान है। अब एक बार आपको ये समझ में आ गया ना, आप जैसा चाहे वैसा डेफिनेशन बना सकते हैं। तो जरा इसकी तरफ ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। वर्क डन क्या है जूल में, जूल इज अ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट द पिस्टन विल मूव थ्रू 1 मीटर। तो उधर में अर्ग में 1 डाइन को अंडरलाइन करिए, 1 सेंटीमीटर को अंडरलाइन करिए। बस उसमें अगर आपने 1 डाइन की जगह 1 न्यूटन लिखे और 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिखे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कन्वर्जन का, याद रखिएगा 1 जूल यानी 10⁻7 अर्ग होता है। तो जाहिर सी बात है 1 अर्ग यानी क्या हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। ये कन्वर्जन याद रखिएगा। देखिए ये कन्वर्जन आपको याद क्यों रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये जो वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा वर्क डन के, तब मैं आपको ये वीडियो पे वापस आने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपको जब तक वर्क डन के ये यूनिट्स के कन्वर्जन याद नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। आपका भले आंसर कितना भी करेक्ट है तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा क्यों, न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको। ठीक है, एक स्पेशल सेशन रखूंगा उसका। सो ये हो गया जूल का। आप इसको फटाक से लिख लीजिए। ओके ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा। ये हो गया थोड़ा सा आसान। अब उसके बाद जो डेफिनेशन आते हैं ना, इसका थोड़ा सा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में ताल्लुक तो नहीं आता है। इसकी एक अजीब ही और अलग ही डेफिनेशन है। ठीक है ना, कैसे देखिए। 3rd नंबर का डेफिनेशन है, उसका नाम है कैलोरी। अब जरा आपको एक छोटा सा एक किस्सा बता देता हूं मैं। किस्सा है तो नहीं वैसे, देखिए मैंने क्या लिखा। अर्ग ओ सॉरी अपोजिट हो जाएगा। कैलोरी ये बड़ा यूनिट है वर्क का जूल के कंपैरिजन में। जूल ये बड़ा यूनिट है वर्क का अर्ग के कंपैरिजन में। सो अर्ग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड dm³ एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है ना। उसमें भी उसके बाद नहीं, ठीक है, इतना ही याद रखिए आप। सो dm³ एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क डन, कैलोरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क डन, एंड देन जूल, एंड देन अर्ग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है। अब कैलोरी का डेफिनेशन, अब चलो मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। किस्सा यानी कैसा है कि मान के चलिए कि 2 गर्ल्स है। अब 2 गर्ल्स में से एक का नाम है प्रिया, दूसरा नाम है सुप्रिया। अब सुप्रिया नाम की लड़की बाजार में कुछ खरीद रही है। प्रिया नाम की लड़की आई, उसने सुप्रिया को पहचाना, सुप्रिया को आवाज़ दिया, हाय सुप्रिया क्या कर रही हो आप, क्या ले रही। बाजार में जब वो सब्जी खरीद रही है ना सुप्रिया, तो प्रिया ने क्या बोला, ऐ सुप्रिया क्या ले रही, क्या ले रही। ये इतना शॉर्ट हो जाता ना, क्या ले रही। मुझे पता ये थोड़ा सा पांचट हो गया, बट आप हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए कैलोरी का डेफिनेशन बनाते हैं। बहुत अच्छा है और आसान है। देखिए डेफिनेशन बनाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर लिया, क्यों, फोकट में मिल जाता कहीं पे भी। कितना लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर मैंने रखा 14.5 डिग्री सेल्सियस, अच्छे से सेल्सियस है। ठीक है। कैलोरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात इसका डेफिनेशन होने के बाद में बताऊंगा। तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, 1 ग्राम का वाटर लिया जिसका टेम्परेचर मैंने कितना रखा, 14.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब मुझे 14.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है 15.5 डिग्री सेल्सियस से, मीन्स हाउ मच, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई करने के लिए मेरे पास, मुझे तो हीट चाहिए रहेगा ना, ताकि मैं उसको सप्लाई कर सकूं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, मुझे हीट चाहिए है ताकि मैं इनको सप्लाई कर सकूं। आग लगाने का काम है ना, हम भारतीय लोगों को अच्छे से आता है। सो डेफिनेशन देखिए फिर कैलोरी का कैसे बनेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ, क्या लिखा हूं देखो अच्छे से, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। क्यों चाहिए आपको हीट सप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं
कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाए। किसका? 1 ग्राम वाटर का। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जब मुझे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे जो भी हीट चाहिए रहेगी दैट इज कैलोरी, दैट इज 1 कैलोरी, है ना। सो व्हाट इज मीन बाय 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो उसके लिए जितनी भी हीट मुझे लगेगी दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरी। समझा? ठीक है, जिम लगाए होंगे किसी ने, आप में से किसी ने, तो आपके जो कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं ना, वो बोलते ना कैलोरी बर्न करो, कैलोरी बर्न करो। तो कैलोरी क्या है? आपकी बॉडी के अंदर की हीट। जब वो बढ़ जाएगी तो फैट अपने आप बर्न हो जाएगा, है ना, तो अपने आप वो कैलोरी के फॉर्म में बर्न हो जाएगा। सो कैलोरी जो है उसका डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. That is, ये भी लिखना फिर, that is from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। कितने से बढ़ाना है? 14.5 से 15.5 में कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री से। समझा? डेफिनेशन आसान है। ठीक है, कन्वर्जन। अब 1 कैलोरी यानी 4.184 जूल होता है, याद रखना। 1 कैलोरी यानी कितना होता है? 4.184 जूल। सो 1 जूल यानी कितना कैलोरी हो जाएगा? 1/4.184 कैलोरी। भैया कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा ना। तो 1 जूल यानी फिर कितना कैलोरी हो जाएगा? 0.2390 आंसर आता है इसका, 1/4.184 का। हम एक काम करते हैं, चलो लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरे पास में कैलकुलेटर है, ये कैलसी आपके सामने 1 डिवाइडेड बाय 4.184, ये शायद आपको दिख जाए, है ना। ये देखिए 0 पॉइंट आ गया, शायद दिख रहा है, ओके। तो 0.2390 आ गया। ये याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये याद ही रखना है। चलो थर्मोडायनामिक्स, ये केमिस्ट्री में आपने अगर स्किप भी कर दिया तो भी फिजिक्स आपकी जान ले लेगा। फिजिक्स में भी आपको सेम चैप्टर है, वहाँ पे कन्वर्जन्स याद होना चाहिए। सो 1 कैलोरी मीन्स 4.184 जूल, 1 जूल मीन्स 0.2390 कैलोरी। अब मुझे अगर 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू तो है, पर अगर मैं चाहता हूं कि 1 कैलोरी मीन्स हाउ मच अर्ग, तो ये हो जाएगा 4.184, ये जूल है, इंटू 10⁻7 कर दीजिए तो ये हो जाएगा अर्ग में। सिंपल है, बहुत आसान है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये है कन्वर्जन। कैलोरी का ये डेफिनेशन है, ये कन्वर्जन्स है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ओके, चलो ठीक है। अब कैलोरी का डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद कन्वर्जन को मैं थोड़ा सा बाजू में रहने देता हूं वैसे। अब उसके बाद में कौन सा है हमारे पास में? डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर दिख रहा है, 4th लार्जेस्ट यूनिट, 4th नंबर का एंड लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर। अब ये कहां से आया? ये कहां से आया ये जानने के लिए ना आपको इसके बाद का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा तो नहीं शायद, पर अगर याद आ जाता है कि मुझे आपको कुछ बताना है मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कैलोरी के बारे में भूल गया था मैंने आपको कहा था कि कैलोरी के डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कैलोरी के डेफिनेशन में आपने 1 ग्राम वाटर लिया, और वही अगर आपने 1 ग्राम की जगह 1 मोल लिया ना, और 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 1 डिग्री केल्विन लिए, तो यही डेफिनेशन आपका मोलर हीट कैपेसिटी का हो जाता है। तो आप कैलोरी का डेफिनेशन याद रखिए, मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन अपने आप याद रहेगा, क्योंकि हमें बाद में मेयर्स रिलेशन पढ़ने हैं। वो क्या होते हैं जेडब्ल्यू नीट के टॉपिक में देखेंगे, आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है वो। फिर भी देखूंगा, कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की अगर समय मिलता है तो। ठीक है, चलिए
तो कैलोरी के डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस करते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। नाउ डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर। अब डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर जो है ना, ये कैसे कैलकुलेट करना है? मान के चलिए आपके पास में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में आपने 1 डीएम क्यूब की गैस फिल की, ठीक है। और 1 डीएम क्यूब की गैस जो आपने फिल की और मैं चाहता हूं कि ये गैस एक्सपांड हो, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम, यानी प्रेशर किसका बढ़ाना है? सिस्टम का। तो वॉल्यूम क्या? सराउंडिंग का कम करना है अपने को। वो छोड़ो, जान बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। मुझे गैस को एक्सपांड करना है। गैस को एक्सपांड करने के लिए मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो प्रेशर कितना लगाना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो डेफिनेशन क्या आएगा वर्क डन डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर का? डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इज ए वर्क डन व्हेन अ पर्टिकुलर गैस, when a particular gas will expand on applying 1 atmospheric pressure। जब मैं 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो 1 डीएम क्यूब से एक्सपांड हो जाएगी वो गैस। 1 डीएम क्यूब से एक्सपांड नहीं होगी, वो 1 डीएम क्यूब हमने लिए है। तो जितना भी एक्सपांड हो जाएगी वो दैट वर्क डन इज नोन एज डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर। डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर का यूनिट का डेफिनेशन आज तक नहीं पूछा गया है, बट इसके यूनिट के कन्वर्जन बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। कैसे? डेफिनेशन तो आप लिख लीजिएगा, मैं यूनिट के कन्वर्जन जरा इधर बता रहा हूं। देखिए, 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर का मतलब कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो कितना होता है? 24.22 कैलोरी। याद रखना है, ठीक है। यहां पर अगर छोड़ देते हैं आप तो फिजिक्स आपकी जान ले लेगा। बेटर है केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं, कर लीजिए अच्छे से याद उसको, है ना। स्किप मत करिए। देखिए क्या होता है, हम प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग सकते, वो घूम फिर के आएगी ही आएगी, दुनिया गोल है। 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर का मतलब 24.22 कैलोरी। अब आपको ये तो पता है कि 1 कैलोरी यानी कितना जूल? 1 कैलोरी यानी 4.184 जूल। तो हम एक काम करते हैं, 24.22 कैलोरी को 4.184 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। पर आपको ये तो जानकर ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करिए। अब मैं तो कर नहीं सकता, इतना बड़ा डिजिट है और मेरे पास में लॉग कैलकुलेशन पीपीटी है ही नहीं, पर मुझे वैल्यूज याद है यार। वो कितनी है? 101.325। कुछ कुछ जगह पे 8 भी लिखा है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 8 लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है, जाने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर मींस हाउ मच कैलोरी? 24.22 कैलोरी। 1 कैलोरी मींस हाउ मच जूल? इट्स अ 4.184 जूल। सो 24.22 कैलोरी मींस हाउ मच जूल? मल्टीप्लाई करिए तो ये आता है कितना? 101.325 जूल। अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 101.325 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। ये हो जाएगा 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन, है ना। अर्ग में, जूल में, कैलोरी में। हम एक काम कर, चलो कंफर्म कर लेते हैं। मेरे पास में फिर से कैल्सी है। अब मैं यहां पर देखिए क्या कर रहा हूं, 24.22। देखिए मुझे तो पता है, आपको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं ये सच में करेक्ट है क्या। नहीं होगा तो फिर से देखेंगे, कुछ करेक्शन होगा तो। सो 24.22 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मैं टाइप क्या कर रहा हूं, 24.22 मल्टीप्लाइड बाय 4.184 इक्वल्स टू, ये देखिए भाई साहब है आपके सामने 1 कितना है, मैं अब यार गया करेक्ट चेक 4.184, हाँ 101.336 है, चल जाएगा ना, ठीक है ना। 101.325 चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक बहुत लास्ट वाला यूनिट बचा है, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। लिख लीजिए इसको, चलिए ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब आपने पूरा नोट डाउन कर लिया है। और ये याद रखिएगा ठीक है,
अरे यार हेडिंग मिटा दिए, ठीक है, इशू नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट यूनिट, चलिए ये कैल्सी को मैं यहां रख देता हूं। ओके, अब उसके बाद में है, अब मान के चलिए जो गैस आपने फिल किए, वो प्रेशर जो आपने अप्लाई किए थे 1 dm³ गैस को 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किए थे, पर मान के चलिए अब आपके पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, आपके पास में इंस्ट्रूमेंटल बैरोमीटर जिसका यूनिट आता है बार में, तो अब क्या करेंगे आप, है ना, ये याद रखना है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखिए कैसे, 1 dm³ बार मीन्स 100 जूल होता है। अब ये कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आया, डेफिनेशन को गोली मारो, कन्वर्जन याद रखने हैं। हालांकि ये JEE नीट का टॉपिक है कि कन्वर्जन कैसे आया, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आपको याद रखना है। चलो एक काम कर लेते हैं ना, JEE नीट का टॉपिक है पर पढ़ लेते उसे, है ना, क्यों कंजूसी करें। पर उसके पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी होगी, और वो क्या है, सबसे पहले तो ये जान लिए कि 1 जूल यानी होता क्या, एक्चुअली क्या होता है ना, न्यूटन मीटर नहीं, वो थोड़ा सा साइड में रखिए, न्यूटन वगैरह वो नहीं। अब एक्चुअली मतलब 1 जूल का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर इनवर्स। फिजिक्स में आपने डायमेंशन पढ़े होंगे ना, हाँ। सो 1 जूल यानी होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ये हाँ याद रखिए। दूसरा 1 पास्कल का मतलब होता है, देखिए पास्कल कहां से आया, हमारी तो बात चल रही है बार की, आता हूं, रुक जाइए जरा। 1 पास्कल का मतलब ये होता है 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, बस इतना चेंज है। देखिए जूल में, पास्कल में, मीटर का इतना सा कन्वर्जन थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, जूल पास्कल को थोड़ा सा करीब लाते हैं, दोनों का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं, 1 जूल इक्वल्स टू, इसमें अच्छे से देखिएगा, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखा मैंने जैसे कि वैसा सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको, ठीक है। क्या स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज कर सकता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। 1 जूल यानी क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, इतना पता है आपको, ठीक है। 1 पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों को मैं रिलेट कैसे करता हूं, जरा वो देखिए अच्छे से, हाँ ठीक है। अब 1 जूल यानी आपको पता है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स है। मैं देखिए हल्का सा चेंज करता हूं, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, क्या मैं मीटर स्क्वायर की जगह मीटर क्यूब लिखकर मीटर इनवर्स लिख सकता हूं? देखिए ये वही है कि मान के चलिए x/10, तो हम क्या बोलते हैं ना, x/10, जैसे मान के चलिए कि x + 2 = y, मान के चलिए, तो हम बोलते हैं ना कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, डिवाइड अगर 10 से किए, मल्टीप्लाइड भी अगर 10 से किए, है ना, तो भी क्या होता है, कैंसिल ही होगा ना, एक आंसर तो 1 ही आएगा। बस वैसा ही कुछ है ये। आप एक काम करिए, डस्टर का है, इसको छोड़िए, इसको गोली मारिए, मीटर क्यूब मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी यही ना, यानी आप ऐसा लिखे या वैसा लिखे है तो सेम ही। अब मैं और थोड़ा सा चेंज करता हूं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, डरिए मत। मीटर क्यूब को बाद में लिखते हैं, मीटर इनवर्स को पहले लिखते हैं, चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, बड़े होनहार स्टूडेंट है आप। पर बेटा 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ये क्या होता है, 1 पास्कल। सो 1 पास्कल मीटर क्यूब, समझे, हाँ ठीक है, ये हो गया क्या, 1 जूल, ठीक है ना, इतना समझ में आया, ओके। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए, 1 बार यानी 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, 1 बार यानी 10⁵ पास्कल।
अब 10⁵ पास्कल का मतलब क्या है ना, पास्कल का मतलब क्या, ठीक है, 10⁵ पास्कल का मतलब ये 1 जूल आया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ये जो पास्कल है ना, पास्कल 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 की जगह थोड़ा सा चेंज करना होगा, नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको साइड में रखिए, फिलहाल इतना याद रखिए। और 1 बार यानी 10⁵ पास्कल, सो 1 बार dm³ यानी क्या हो जाएगा, 10⁵ पास्कल dm³, बरोबर है, ठीक है। पर dm³ को हमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पास्कल आपका ये ऐसा यूनिट है। सो 10⁵ पास्कल मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना अगर है तो भैया dm³ का मीटर क्यूब में कितना होता है, 10⁻³ है ना, ठीक है। अब 10⁵ एंड 10⁻³ ये -3 कहां से आया, अरे dm³ से मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया ना, ठीक है। 10⁻³ और 10⁵ ये हो जाएगा 10⁻, हाउ मच, 2 पास्कल मीटर क्यूब। अरे पर पास्कल मीटर क्यूब का मतलब तो 1 जूल होता है, ये देखिए, है ना, पास्कल मीटर क्यूब का मतलब 1 जूल, यानी 10⁻² जूल, दैट इज 1 बार dm³। एंड फाइनली 1 बार dm³ 10⁻² का मतलब 100 जूल। ये देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वीडियो के एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज के इस वीडियो के यूनिट्स के कन्वर्जन, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये डेफिनेशन। आई होपफुली थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है कि आपको वो समझा होगा या नहीं, क्योंकि होता क्या है, जब डिजिट्स का काम आता है ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा बौखला जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बट आप एक एक स्टेप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, वैसे पांचट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही है ना, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।